हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, है ना। हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। नंबर वन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने स्टडी किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। फिर हमने एक डिस्कशन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से नोट करते थे। सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग रो से नोट करते थे। इसमें था टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। ये तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कशन किया था। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पे हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहला हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि लाइन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उस लाइन से हम जितने डिस्टेंस आगे या उसकी ओर आएंगे, लाइन चार्ज की पास आएंगे या लाइन चार्ज से आगे जाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजिंग है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। हमको तो पता है कि पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R²। बट अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के लॉन्ग हो तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इसी चीज का स्टडी आज करने वाले हैं, राइट। तो आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर। पहला एक पॉइंट, पहले हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये समझ लेते हैं कि पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट चार्ज Q है, दिस इज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है ना। और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, हमने बताया था जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कहा जाएगा वहां पे हम क्या मान लेंगे, +1 चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा KQ/R², वेयर K इक्वल टू 1/4πε0। अगर ये चार्ज फ्री स्पेस में हो तो, अगर मीडियम में हो तो ε0 इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी, राइट। और एक चीज हमने ये डिस्कशन किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन। हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे एक +Q चार्ज रख देंगे तो दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बोले कि यहां पे अगर +Q चार्ज हो तो फोर्स इस चार्ज पे कितना लग रहा होगा, तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है, राइट। कोई दिक्कत। तो इस तरह से जिस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहे हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर उस पॉइंट पे कोई चार्ज हो, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर निकाल सकते हैं, राइट। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज ए पॉइंट चार्ज और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R² होगा। व्हाट इज द K इज द 1/4πε0। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। ओके,
ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट है सेकेंड केस में देखते हैं। ये केस नंबर 5, केस नंबर सेकेंड, कि मान लो एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक रॉड है, रॉड बोले या फिर लाइन चार्ज बोले, इसको बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और इस पे टोटल इसका जो टोटल चार्ज है वो Q है और लेंथ इसका टोटल L है। Q है क्या है? टोटल चार्ज इन अ रॉड। ओके, L क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। क्लियर? हम इससे इसके इस रॉड के एक एंड से, इस रॉड के एक एंड से एक R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ओके, एक रॉड है, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रॉड का लेंथ L है और इसके एक एंड से, रॉड के एक एंड से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है ना। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां तो ये पॉइंट चार्ज है नहीं, है ना, यहां तो पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारा चार्ज है। अगर हम बोले इस चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, फिर इस चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहा है तो फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो जाएगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यानी हर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। तो इसलिए हम पॉइंट चार्ज फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां पे जो चीज वेरी करे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे फोर्स हो, चाहे चार्ज हो, एनीथिंग, जहां वेरिएशन की बात होगी और हमको किसी एक पॉइंट पे किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होगी तो एक ही फॉर्मूला है और एक ही मेथड है, या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे चार्ज का हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक यहां पे क्या करना पड़ेगा? हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन यूज करके हम पूरे चार्ज के द्वारा उस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हम अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे। हम मान लेते हैं इसके एक एंड से, इस एंड से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं dq, और ये लेंथ हमारा हो जाएगा dx। ओके, तो हम इसको पहले पॉइंट चार्ज बनाएंगे। जब भी हम मेरे को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस बोले, लाइन बोले या वॉल्यूम बोले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट चार्ज उसको बनाएंगे। जैसे ही पॉइंट चार्ज हम बनाएंगे तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करके हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या बना दिए? पॉइंट चार्ज। अब पूरे सिस्टम को हमको भूल जाना है, हमको से केवल फोकस करना है dq चार्ज पे। तो dq चार्ज इक्वल टू क्या होगा? dq चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx। हम इसको क्या लिख सकते हैं? लेमडा इनटू dx। लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, ओके। अब ये चार्ज जो है dq चार्ज p से कितनी दूरी पे है? तो ये r डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? r प्लस x।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, है ना, कितना होगा? तो स्मॉल चार्ज dq के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? dq इज de। ओके, तो de की वैल्यू कितनी होगी? तो de की वैल्यू होगी k dq बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी? p से dq का डिस्टेंस कितना? r प्लस एक्स, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? dq की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो dE इक्वल टू के डी क्यू बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dE इक्वल टू के डी क्यू के वैल्यू क्या होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के नॉन वैल्यू, क्यू नॉन वैल्यू, एल नॉन वैल्यू, वेरिएट कौन करेगा? एक्स। कहां से कहां तक? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? तो यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चेंज होना स्टार्ट होगा। तो कहां से कहां तक जाएगा? तो ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। तो ये पॉइंट क्या होगा? आर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का आर डिस्टेंस हो जाएगा, और यहां से यहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, आर से लेके आर प्लस एल तक। ओके, या सिंपली एक्स वेरी कर रहा है तो यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे और एल तक। क्लियर? एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके एल तक। ओके, क्लियर? तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 0 से एल तक हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? क्योंकि x जो चेंज हो रहा है ये l लेंथ के लॉन्ग ही चेंज हो रहा है, तो l हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहां पे पॉइंट x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, क्योंकि x वेरी कर रहा है। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 0। 0 से लेके कहां तक ये इंटीग्रेट करेंगे? l तक। तो हमारा ये पूरे चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा p पॉइंट पे, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं? इसको z मान लेते हैं। z इक्वल टू आर प्लस एक्स, और r हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज ए गिवन वैल्यू। तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, और ये हो जाएगा dx। तो हम बोल सकते हैं r प्लस एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? r प्लस एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं z का स्क्वायर, और dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं? dz। ओके, के क्यू एल, z को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन x n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x का वैल्यू यहां पे क्या है? z। तो हमारा क्या हो जाएगा? z, ये ऊपर जाएगा तो z पे पावर -2, तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, 0 टू l। ओके,
0 to L तक हम क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो DE इक्वल टू KQ बाय L, जेड क्या माने थे हम लोग, R प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा जेड पे पावर -2 + 1, जेड पे पावर -1 और नीचे भी -1, और ये हमारा हो जाएगा 0 to L। तो DE इक्वल टू KQ बाय L, माइनस बाहर कर देंगे तो ये बच जाएगा 1/z 0 to L, और z की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, KQ बाय L, z की जगह हम लोग पुट करेंगे R प्लस एक्स, R प्लस एक्स 0 to L, और x वैरी कहां से कहां तक कर रहा था, 0 से L तक। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, इस साइड में इंटीग्रेट कर दिए, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, D इक्वल टू E, ये हो जाएगा KQ बाय L, ये हो जाएगा हमारा 1 R प्लस L माइनस R, 1/R प्लस L माइनस 1/R, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो R ही बचेगा, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, है ना, और लाइन चार्ज के एक एंड से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा KQ बाय L इंटू 1/R प्लस L माइनस 1/R, दैट इज द आंसर। ओके, प्लीज राइट। तो बच्चों, हम लोग को ये पता चल गया कि अगर कोई लाइन चार्ज के लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और R डिस्टेंस पर अगर P पॉइंट, इसके एक एंड से R डिस्टेंस पे P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो हमने निकाला। अगर हम पूछे इस P पॉइंट पे अगर कोई चार्ज Q है तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस P पॉइंट पे चार्ज, जितना चार्ज है उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से लाइन चार्ज के द्वारा उसके एक एंड से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अगर उस पॉइंट P पर कोई चार्ज हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं कि अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हो और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अगर ये P पॉइंट इस रॉड के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, ये P पॉइंट इस रॉड के एंड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, एक बना रहा है, एक एंड से अल्फा, दूसरा एंड से बीटा। तो बताओ इस पूरे चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पूरे के पूरे चार्ज में, पूरे के पूरे लाइन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ईच पॉइंट के कारण P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग अलग होगा। ओके, और अलग अलग होगा तो उसको ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसको तभी हम ऐड कर सकते हैं जब उसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम यहां से L डिस्टेंस पर एक स्मॉल चार्ज लेते हैं जिसका लेंथ dl होता है, और यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो dq है। और मान लेते हैं इस पूरे चार्ज के लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है।
टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ओके, अब हम पूरे सिस्टम को भूल जाएंगे, हम ओनली अब डीक्यू चार्ज की बात करेंगे। ये डीक्यू चार्ज पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो हम निकालेंगे। क्लियर? अगर ये एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये डीक्यू चार्ज अगर स्मॉल चार्ज है, लेंथ स्मॉल है, तो ये एंगल कितना बनाएगा? स्मॉल एंगल बनाएगा। ओके, और ये डीक्यू चार्ज इस पी पॉइंट से कितनी दूरी है? कितनी दूरी पे है? स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ओके, और ये डीक्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। हम ओनली कंसीडर कर रहे हैं डीक्यू चार्ज को, तो डीक्यू चार्ज ये है, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? डीई, क्योंकि ये डीक्यू चार्ज जब पॉइंट चार्ज हो गया और ये पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर है, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, तो डीई हमने निकाल लिया, लेकिन इस डीई के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो दो डायरेक्शन में बनेगा। एक बनेगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये थीटा, तो ये भी थीटा। एक कंपोनेंट इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक डीई कॉस थीटा और एक होगा डीई साइन थीटा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से डीई का दो कंपोनेंट हो गया, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, और डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा का वैल्यू निकाल दे और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द डीई। तो डीई का वैल्यू क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू small charge dq at a distance small r is dE। ओके, और dq का वैल्यू कितना होगा? dq का वैल्यू होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू dl। ओके, क्लियर? तो dE इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? dq को क्या लिख सकते हैं? कि लेमडा इंटू dl बाय r स्क्वायर। इसमें अननोन टर्म कौन सा है? दिस इज ए नोन टर्म, दिस इज ए नोन टर्म, दिस इज अननोन, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। dl भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, k और लेमडा कांस्टेंट है, राइट? लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंगल के फॉर्म में, इसलिए इसको एंगल के फॉर्म में लाएंगे। कैसे? देखते हैं। हम इस ट्रायंगल को सेपरेट करके लिखते हैं। ओके, और इस डीई की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पे देखो, ये कैपिटल आर है नोन वैल्यू, दिस इज अननोन वैल्यू। डीएल को हम थीटा के फॉर्म में लाना है, कैसे लाएंगे? तो देखो, हम पहले आर भी अननोन है, इसको हटा देते हैं, आर को भी हटा देते हैं। कैसे? तो देखो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है,
तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर बेस बाय हाइपोटेनस। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाय कॉस थीटा। तो आर नॉन क्वांटिटी में आ गया। अब बचा कौन, डीएल। डीएल को भी नॉन क्वांटिटी में लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और एल को हम लिख सकते हैं आर टेन थीटा। हमको लाना है डीएल। हम क्या करेंगे, डीएल को थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डीएल इक्वल टू हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा स्मॉल आर भी निकल गया, डीएल का वैल्यू भी निकल गया। अब यहां पे डीएल का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि डीएल को थीटा के साथ अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डीई इक्वल टू के लैम्डा, आर के जगह पुट करेंगे, डीएल के जगह क्या पुट करेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा, क्योंकि डी एल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिश्ते में, थीटा यहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन आर बाय कॉस थीटा। क्लियर, आर बाय कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्मॉल आर का स्क्वायर लिखना है। हमने स्मॉल आर को भी नॉन क्वांटिटी में ला दिया, डीएल को भी हमने क्या कर दिया, आर कॉस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कर दिया, क्योंकि डीएल बाय डी थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए आर सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डीई इक्वल टू के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो डीई के लेमडा, यहां से आर और आर कैंसिल बाय आर डी थीटा। ये हमारा डीई निकल गया, मतलब स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने निकाल लिया। क्लियर, ओके, प्लीज राइट डाउन। ओके,
तो हमारा यहां पे वैल्यू निकला DE इक्वल टू के लेमडा बाय आर डी थीटा। ये जो वैल्यू निकला ये DQ चार्ज के कारण DE का वैल्यू, लेकिन हमको D का दो कंपोनेंट निकालना होगा। क्यों? क्योंकि D दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, एक x के डायरेक्शन में और एक माइनस j के डायरेक्शन में। जो माइनस j के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड वो लाइन के साथ पैरेलल है, इसीलिए यहां पे पैरेलल साइन दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू लाइन चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो लाइन के साथ परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे परपेंडिकुलर साइन दिया। अब हमको यहां पे दो फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, एक पैरेलल के लॉन्ग और एक परपेंडिकुलर के लॉन्ग। जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, तब जाके आंसर आएगा, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड DQ ये बना रहा है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ DQ के कारण। लेकिन अगर पूरी चार्ज की बात करें तो एक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, राइट। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू DE cos थीटा। क्लियर? और D का वैल्यू हमको पता है, D का वैल्यू कितना है, K लैम्डा बाय R cos थीटा D थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, R से नीचे वाला वैल्यू माइनस लेंगे, ऊपर वाला वैल्यू प्लस लेंगे, तो थीटा वैरी कहां से कहां करेगा, माइनस बीटा टू अल्फा। क्लियर? और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, राइट। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। क्लियर? तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लेमडा बाय आर साइन थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। क्लियर? तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लेमडा बाय आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लेमडा बाय आर साइन अल्फा, साइन माइनस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस बीटा। क्लियर? क्योंकि साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा। क्लियर? ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकाल लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर। फिर निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर पैरेलल डायरेक्शन, फिर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो ये हमारा वाई माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, तो ये माइनस जे और ये प्लस जे प्लस आई, राइट। तो अब इसका तो निकाल लिया, अब इसका निकालना है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे, बस दिया हुआ है डी कॉस साइन थीटा, पुट कर देना है, निकाल देना है। तो ये इजी है, बस दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, बहुत इजी लगेगा। क्लियर? फिर से अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में लिखना या फिर मैसेज करना, ओके, व्हाट्सएप पे। दिखने में बहुत हार्ड लगता है बट है इजी, ओके।
देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल ऑफ लाइन चार्ज कितना है, डीई साइन थीटा। ओके, और डी का वैल्यू हमको पता है के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर कहां से कहां तक, माइनस बीटा टू अल्फा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का माइनस साइन तो साइन का कॉस, साइन का इंटीग्रेशन, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा के लेमडा बाय आर माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। याद रखना कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा पॉजिटिव हो निगेटिव हो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट। ये हो जाएगा कि लेमडा बाय आर माइनस बाहर कर दे, माइनस को बाहर कर दिए तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, क्योंकि कॉस माइनस बीटा रखे तो कॉस बीटा ही होगा, राइट। माइनस को अंदर ले जाएंगे कि लेमडा बाय आर कॉस अल्फा माइनस, माइनस अंदर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस बीटा हो जाएगा और ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन। मतलब कह सकते हैं कि लाइन चार्ज के द्वारा कैपिटल आर डिस्टेंस पर दो फील्ड बनती है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक पैरेलल डायरेक्शन में। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए कि लाइन चार्ज के द्वारा किधर होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर इधर से बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, राइट। तो इस डायरेक्शन में बात करें तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में, और अगर इधर से बात करें तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। इसलिए कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा यहां पे हमने लिया डायरेक्शन, इस पॉइंट से हम डायरेक्शन को मेजर कर रहे हैं तो हम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, आई की ओर, और पैरेलल डायरेक्शन किधर है, जे की ओर, माइनस जी, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है क्या होगा, दैट द आंसर। क्लियर, मेनली हमको यही याद रखना है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला, राइट, दैट द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, है ना, एक पॉइंट पी है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसका वैल्यू निकला था के लेमडा बाय आर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दूसरा निकला था पैरेलल डायरेक्शन में के लेमडा बाय आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। ओके, राइट। सम स्पेशल केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब चार्ज जो है यहां से ऊपर प्लस इंफिनिटी और नीचे माइनस इंफिनिटी तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई लेंथ फिक्स नहीं है, राइट। तो पूरे इनफाइनाइट लाइन पे, बहुत लंबी लाइन मतलब इनफाइनाइट लाइन तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके आर डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको तो ये चीज पता चल गया कि किसी लाइन चार्ज के द्वारा किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो होता है, एक परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन और दूसरा पैरेलल टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा,
और पैरेलल के डायरेक्शन में क्या होता है, के लेमडा बाय आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अल्फा इस डायरेक्शन में एंगल बनाता है इनफाइनाइट के इस एंड से, और इस इनफाइनाइट के एंड से बीटा बनाएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कितना एंगल बनाएगा इनफाइनाइट से। तो देखो अगर यहाँ पे लाइन, यहाँ पे अगर पॉइंट रहता है, इस पॉइंट से अगर ये एंगल बनाता तो एंगल कुछ और, इस पॉइंट से एंगल बनाता है एंगल कुछ और, इस पॉइंट से एंगल बनाता है एंगल कुछ और, तो एंगल इंक्रीज करते जा रहा है और हम इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएंगे तो हमको कैसा दिखेगा, ये लाइन कैसा दिखेगा, पैरेलल दिखेगा, राइट। तो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और अगर इनफाइनाइट पे अगर हम ले जाए तो इनफाइनाइट चीज हमको क्या दिखता है, पैरेलल दिखता है। तो पैरेलल अगर दिखेगा इनफाइनाइट पॉइंट तो ये एंगल कितना बनाएगा, तो P पॉइंट पे अल्फा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और बीटा कितना बनाएगा, ये भी 90 डिग्री। ओके, तो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और पैरेलल डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, के लेमडा बाय आर, अल्फा भी 90, बीटा भी 90, तो साइन 91, साइन बीटा मतलब ये भी साइन 91, ये 1, ये भी 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। और पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो देखो कॉस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना 90, कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना 90, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। तो किधर होगा, P के ऑनवर्ड होगा, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, राइट। दूसरा स्पेशल केस फर्स्ट एंड स्पेशल केस सेकेंड। सेकेंड में कहता है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी मतलब आधा, और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है ना, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेमी इनफाइनाइट कहने का मतलब एक एंड उसका इनफाइनाइट पे होगा और एक एंड उसका नॉन होगा, राइट। तो जहां से वो लाइन चार्ज डिस्टेंस स्टार्ट करता है वहां से उससे r डिस्टेंस पर और एक एंड इसका इनफाइनाइट होगा, तो हम बोलेंगे इसको सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। कैसे बोलेंगे, एक एंड से उसका एंगल पता होगा, दूसरा एंड उसका क्या होगा 90 डिग्री। तो पूछा जाएगा यहां पे अल्फा, यहां पे तो फील्ड दो डायरेक्शन में बनेगा, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ये एंड कितना एंगल बनाएगा, अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, और ये एंड यहां से खत्म ही हो जाता है तो बीटा का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना होगा, तो देखो के लेमडा बाय आर साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 90, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा के लेमडा बाय आर। अगर हम डायरेक्शन पूछे तो क्या लिखेंगे I। क्लियर। लेकिन हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो, अति पैरेलल डायरेक्शन की बात करें तो पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन के लेमडा बाय आर कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो कॉस बीटा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो 1, बीटा का वैल्यू 0 तो कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस
कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 90, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा 0। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना आएगा के लेमडा बाय आर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा -j। ओके, दैट द आंसर। ओके, तो के लेमडा बाय आर -j, 1 - 0 1 हो जाएगा। ओके, तो यह है इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो डायरेक्शन। यहां पे तो नेट डायरेक्शन किधर हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सेमी इनफाइनाइट के अलॉन्ग, सेमी इनफाइनाइट का अगर हम बात करें तो एक एंड नॉन होगा, दूसरा एंड नॉन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। तो एक एंड इनफाइनाइट होगा तो अल्फा का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, बीटा कितना होगा 0 डिग्री। बस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, दोनों का डायरेक्शन निकाल के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा स्पेशल केस ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।